तो अब इस पिक्चर की तरफ देखो, और साथ में बता रहा था कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स में बेंड बॉन्ड पाया जाता है। एक वो जो कि साइक्लिक हो, ठीक है, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का आपको पता है, जैसे बेंजीन वगैरह, प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये जो हैं ये सारे आपके साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरी तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बेंड बॉन्ड पाया जाता है वो हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स। तो पहली टाइप जिसमें बेंड बॉन्ड पाया जाता है वो है साइक्लिक मॉलिक्यूल, सेकंड टाइप जिसमें पाया जाता है वो है मल्टीपल बॉन्ड्स। तो पहली टाइप से हम शुरू करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन सबसे पहला और सिंपल साइक्लिक मॉलिक्यूल है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तीन कार्बन एटम्स हैं, साइकिल में लगे हुए हैं, और आ, उनके इर्द गिर्द हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। राइट साइड पे सबसे पहला जो बना हुआ है सी, सी एंड सी, और उनके साथ दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लोप्रोपेन जो है, इसकी सेकंड डायग्राम आप देखें तो वो ये दिखा रहा है कि ये इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो कहता है इसमें भी हो जाती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये इसके जो लॉब्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, वो आप देखें, वो कहता है साइकिल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक हो गया, वो भी हमने देख लिया। तो इस बाहर निकलने की वजह से वो कहता है ये जो बॉन्ड है ये सी और सी के दरमियान, कार्बन टू कार्बन के दरमियान एक सीधा बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि ये बॉन्ड बेंड हो जाता है, क्योंकि लोब्स जो हैं वो अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाते इतने थोड़े एरिया के अंदर, और वो उस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसकी मिसाल इस तरह की है कि आपने कोई ज्यादा सामान जो है वो किसी बैग के अंदर पैक करना है, और वो बैग जो है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन सामान ज्यादा है। जब आप जबरदस्ती उसके अंदर जो है उसको एडजस्ट करेंगे तो फिर वो बैग डेफिनेटली बल्ज आउट कर जाएगा। ऐसे ही है। यस सर। तो फिर इसी तरह यहाँ पर वो कहता है कि इस मॉलिक्यूल में इस तरह होता है, ये एडजस्ट नहीं कर पाते, और जो बॉन्ड्स हैं वो थोड़ा साइडवेज की तरफ निकल जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, और वो भी एक शेप ऑफ बनाना की तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं। उससे नेक्स्ट जो है डायग्राम, उसमें आपको बनाना बॉन्ड्स उन्होंने दिखाए हैं। और फाइनली उसने इस सारे को एक फोर्थ डायग्राम जो सबसे लेफ्ट साइड पर है उसके अंदर दिखाया है कि ये बल्ज जो हैं ये एक सिंपल डायग्राम में इस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसने हाइड्रोजन जो है वो ब्लैक लाइंस और डॉटेड लाइंस के साथ दिखाया है। ठीक है, ये भी आप समझते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लगे होंगे इसके साथ। तो फिर वो कहता है कि ये बनता है, इसमें मजीद क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या इसकी जो है कैरेक्टर्स हैं वो हमें इसमें देखने हैं। जिसमें सबसे पहले ये है कि वो कहता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 टाइप की, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5। ऐसे ही है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं यूजुअली, जिसमें हम देखते हैं HCH बॉन्ड एंगल जो है वो मीथेन में जैसे 109.5 का है। लेकिन वो कहता है यहाँ हुई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन बॉन्ड जो है वो जब हम देख रहे हैं तो इंटरनल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, C2C बॉन्ड जो हमें नजर आ रहा है ट्राइंगल के अंदर, वो हमेशा, अगर ट्राइंगल इक्विवेलेंट है तो 60 डिग्री का बनेगा। तो कहता है वो हमें नजर आ रहा है 60 डिग्री का, जबकि बनने चाहिए 109.5 के लिहाज से अगर sp3 होती है। फिर दूसरा वो कहता है एक्सटर्नल, अगर इसका हम बॉन्ड एंगल देखें, HCH बॉन्ड एंगल देखें, तो वो बॉन्ड भी 114 से लेके 120 के दरमियान जो है अपने आप को एडजस्ट करता है। बाज बुक्स में लिखा हुआ है 114, बाज में 120 भी लिखा हुआ है इसको। तो बहरहाल आप इन इधर वे इसको लिख सकते हैं। तो
कहता है कि वहां 114 है, तो वो भी जो है वो यानी 109.5 नहीं है, उससे बढ़ गया है। तो कहता है हम फिर इसको जब एनालाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, तो हम देखते हैं कि जो बल्जेस हैं ये निकले हैं और ये इस तरह बिहेव करते हैं कि जैसे sp3 नहीं बल्कि sp5 हाइब्रिडाइजेशन हुई है इसमें। sp5 हाइब्रिडाइजेशन अगर होती तो इसका मतलब है कि 5 टाइम्स p कैरेक्टर होता और 1 टाइम s कैरेक्टर होता। sp3 का मतलब होता है कि उसमें 3 टाइम्स p कैरेक्टर है और यानी 75% p कैरेक्टर है और 25% s कैरेक्टर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, 3 p है ना सिंपल, तो 75 हो गए, 25 इंटू 3 75 और लास्ट वाला 25 जो है वो s होगा। तो कहता है यहां पर p कैरेक्टर बढ़ जाता है और p कैरेक्टर जो है वो इतना बढ़ता है कि तकरीबन 84% p कैरेक्टर होगा और जो 16% है वो s कैरेक्टर होगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को इस सारी प्लेन के अंदर इस तरह एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कि जो ये जो p कैरेक्टर है ये बल्ज आउट कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो एक बेंड होता है, बेंड टाइप ऑफ बॉन्ड होता है और इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है उसमें भी फर्क आ जाता है। यानी जो बॉन्ड बना है सी टू सी के दरमियान, जो बॉन्ड बना है जो कि बेंड हो गया है, वो बॉन्ड पहले अगर 53 पिकोमीटर पर था तो अब वो 51 पिकोमीटर तक आ जाएगा। और ये 51 पिकोमीटर पर जब आएगा तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो पहले से कम हो गई। और वो कम किस तरह होगी उसकी मिसाल भी एक सिंपल है कि आपके पास अगर वायर है एक, उस वायर को आपने एडजस्ट करना है एक कम डिस्टेंस के अंदर, तो उसी तरह जिस तरह मैंने वो सामान की मिसाल दी, ठीक है, वो बल्ज आउट कर जाएगा। इसी तरह वायर है, आपके पास डिस्टेंस कम है, स्ट्रेट लाइन में अगर फिट करोगे उस वायर को तो डेफिनेटली वो वायर जो है वो, अगर सी टू सी के दरमियान दो एंड्स कनेक्ट करोगे स्ट्रेट लाइन के साथ तो वो ज्यादा जगह लेगी। लेकिन अगर उसमें सेंटर में थोड़ा सा बल्ज क्रिएट कर दोगे तो इसका मतलब है सी टू सी जो है वो डिस्टेंस कम रह जाएगा। तो इसी फॉर्म के अंदर चूंकि अब ये बेंड हो गए हैं बॉन्ड, तो जब बेंडिंग होगी इसके अंदर तो डेफिनेटली जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो कम हो जाएगी। तो यहां पर यही हुआ है। अच्छा, तो फिर इसके अलावा ये भी इसमें आपने लिखना है कि इसके एक कैरेक्टरिस्टिक सारे जितने थे उसमें से एक ये है कि ये एक वीकर टाइप ऑफ बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे ये ऊपर आपको दिखाया हुआ है कि टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स हैं। अगर एंड टू एंड होगा, ठीक है, स्ट्रेट ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, हेड ऑन, जिस तरह कुलियन कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसी तरह अगर ओवरलैपिंग स्ट्रेट होगी, हेड ऑन होगी, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। लेकिन अगर वो साइडवेज होगी तो बॉन्ड वीकर बनेगा। और अगर साइडवेज पूरी ना हो लेकिन किसी हद तक स्ट्रेट हो और किसी हद तक साइडवेज हो तो वो भी वीकर बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू द हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, तो यानी समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ सारा। तो इससे हमें पता लगा कि एक तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, दूसरा जो है मॉलिक्यूल बेंड कर गया, तीसरा मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो पहले से वीक रह गया। ठीक है, और फिर हमने इसकी नेमिंग बताई सारी, फिर हमने इसके बॉन्ड एंगल्स बताए कि उनके ऊपर भी फर्क पड़ा। तो ये सारे के सारे आपने इसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट लिख देने हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अगली वाली टाइप जिसके अंदर ये बॉन्ड पाया जाता है वो हमने बताना है कि उसके अंदर किस तरह है। तो नेक्स्ट वाली टाइप है इसकी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, अपना सॉरी मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्डिंग जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हैं।
तो डबल बॉन्ड जब हम डिस्कस करते हैं तो जब हमने सबसे पहला पढ़ा था मल्टीपल बॉन्डिंग की, कि जिसके अंदर ये हमें नजर आता है। तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो हमने एफएससी में पढ़ी थी वो थी इथीन मॉलिक्यूल की, और इथाइन मॉलिक्यूल यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इथीन में हमने पढ़ा था कि एक थ्योरी थी जो हमें सिग्मा पाई रिलेशनशिप बताती थी, और उस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है वो एक वीकर बॉन्ड है। और ये हमें सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन मिलती है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जो सिग्मा पाई रिलेशनशिप यानी हमें क्लियरली समझाती है। फिर इस थ्योरी के मुताबिक हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड इथेन के अंदर बना हुआ है और इथीन के अंदर सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड भी है। अब ये पाई बॉन्ड जो है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स की वजह से बनता था। तो यहां पर अब जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है बेंट बॉन्ड थ्योरी, और बेंट बॉन्ड भी उस मल्टीपल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है लेकिन अपने डिफरेंट वे के अंदर। बेंट बॉन्ड के मुताबिक ये डिस्क्रिप्शन है कि हम जो यहाँ पर बॉन्डिंग देख रहे हैं ये सिग्मा और पाई रिलेशनशिप की बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप को यानी एडजस्ट करेंगे और सिंपल कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनाएंगे, जो कि बस इतना फर्क होंगे कि वो एक बेंड की फॉर्म में होंगे। अच्छा, अब इसको हम मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिहाज से सिग्मा पाई रिलेशनशिप के लिहाज से इसको देखें तो इथेन मॉलिक्यूल पर आ जाओ। पहले इथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और उसकी जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी है, यानी हम जो उसको एनर्जी दे के तोड़ेंगे उस बॉन्ड को, तो वो एनर्जी हमें चाहिए होती है 347 किलो जूल्स पर मोल। तो 347 वहां पर हमारे पास उसकी वैल्यू है। जबकि जब हम पाई बॉन्ड के लिहाज से देखते हैं इथीन मॉलिक्यूल में, तो कहता है इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स तोड़ने हो तो जब दोनों बॉन्ड इकट्ठे टूट जाते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है उसको तोड़ने के लिए हमने नोट करते हैं, जो वैल्यू आती है 598 किलो जूल्स पर मोल। तो कहता है हमें पता है कि 347 किलो जूल्स एक बॉन्ड के लिए थी जो कि सिग्मा बॉन्ड था। तो कहता है हम 598 में टोटल में से सिग्मा वाले की सेपरेट कर देते हैं, तो इसका मतलब जो बाकी बची वो फिर पाई के लिए होगी। तो 598 में से 347 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची वो है 251 किलो जूल्स। इसका मतलब है कि 251 किलो जूल्स पर मोल वो एनर्जी है जो हमें चाहिए पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जैसा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जैसा कि हमने सारा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये भी नजर आ गया कि हाँ सिग्मा बॉन्ड जो है वो 347 था, पाई बॉन्ड जो है वो 251 है। तो इसका मतलब है कि 96 किलो जूल्स का डिफरेंस है दोनों की एनर्जी के दरमियान। तो ये वो थ्योरी थी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। जबकि यहां पर पॉलिंग जो साइंटिस्ट था उसने थ्योरी दी थी ये बेंड बॉन्ड की थ्योरी, और उसने कहा कि मेरी थ्योरी के मुताबिक यहाँ सिग्मा पाई वाला इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, और यानी मतलब जो हमने उसके अंदर पढ़ी थी कि अनहाइब्रिडाइज है और बाकी जो है वो SO2P मिलके sp2 कर देते हैं, और इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो वो कहता है ऐसा नहीं है,
इथीन मॉलिक्यूल के अंदर वो कहता है sp2 नहीं sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जब वो कहता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो चारों इक्विवेलेंट एनर्जी के बनेंगे। में भी पढ़ा कि चारों equivalent। फिर वो इक्विवेलेंट जो है वो कहता है उसमें दो ऑर्बिटल्स बेंड कर जाएंगे और बेंड होके वो ओवरलैप कर जाएंगे दूसरे वाले कार्बन के साथ, यानी कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के दोनों बेंड हो जाएंगे और बेंड होके दो बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, और बाकी दो बॉन्ड्स आपको पता है कि वही बनने हैं हाइड्रोजन के साथ। इसकी मैं डायग्राम आपको भेजता हूं ताकि आपको इसका भी अंदाजा हो जाए। इसको देखो, इसमें आप ऊपर देखो, सबसे जो फर्स्ट है फिगर 2 के अंदर जो पहले डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर आप देखो कि दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पर दो बॉन्ड बना लिए उन्होंने। और जो बीच वाले दो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे वो बेंड करके दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो है कनेक्ट हो गए हैं और ओवरलैप कर लिया उन्होंने वहां पर। तो इस तरह यहां सिंपल शेयरिंग हुई, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और ये जो बेंडिंग है ये हमें नजर आएगी इन द फॉर्म ऑफ अ बेंट बॉन्ड। और फिर इसी डायग्राम के नीचे बिल्कुल देखें, डायग्राम ए है, उसके अंदर हमने देखा कि इसको एक लाइन के साथ शो किया हुआ है जिसके दरमियान में एक बेंड है। और इसी तरह फिर इथाइन के मॉलिक्यूल में तीन बॉन्ड्स बनेंगे जो बेंड बेंड यानी फॉर्म में होंगे। ठीक है, और फिर उसी तरह उसने जो राइट साइड वाली अपर डायग्राम है, कार्बन टू कार्बन दरमियान में उसने कहा कि ये बनाना शेप का है, तो इसलिए इसको भी बनाना बॉन्ड ही कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बनाना बॉन्ड जो है वो इसका स्पेसिफाइड नाम नहीं है, स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड नेम जो है इसका बेंट बॉन्ड है। जो पहले हमने पढ़ा था उसका ब्रिज बॉन्ड है। लेकिन चूंकि दोनों ही बनाना शेप के हैं इसलिए इसको और उसको दोनों ही को ही बनाना बॉन्ड कहा जा सकता है। और लेकिन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा तो आपने ब्रिज बॉन्ड बनाना है, जबकि ये आपके सामने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है। ठीक है, अपर वाला बॉन्ड भी 2 सेंटर होगा, लोअर वाला भी 2 सेंटर होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बन रहा है वो भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इस तरह वो कहता है कि ये दो बॉन्ड्स बनेंगे जो कि बेंट बॉन्ड होंगे और ये दोनों बॉन्ड्स होंगे विद इक्वल एनर्जी। यानी इसमें सिग्मा पाई नहीं है, इसमें पहला 347 और दूसरा 251 नहीं होगा, बल्कि 598 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट हाफ जो होगा उसका, ठीक है, वो बनेगा आपका, यानी 600 को आप 2 पे 300 बनता है तो इसका मतलब 299 बना एक बॉन्ड का। ठीक है, 299 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी होगी एक बेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और अगेन इस बात से भी, इस थ्योरी से भी लॉजिक साबित हो रही है कि, यानी ये भी, इसकी भी लॉजिक ठीक है कि अगर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है जो कि इथेन के अंदर मौजूद था उसकी 347 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी थी उसको तोड़ने के लिए, तो चूंकि ये बेंट बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड है, हमने शुरू में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 299, वो भी 347 से कम है। तो इसका मतलब है कि ये भी ठीक अपनी जगह है। तो यानी ये डिफरेंट थेरीज इस तरह एग्जिस्ट करती हैं और हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो उसकी वजह से वो प्रेफर की जाती हैं। तो ये यानी हमारा बेंट बॉन्ड और इसकी सारी डिस्क्रिप्शन थी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह अगले 2 टॉपिक्स पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही किसी हद तक यानी टॉपिक रह जाएगा, वो हम एक या दो क्लासेस के अंदर वो भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज के बाद हमारी बेसिकली सिर्फ 3 क्लासेस हैं मैक्सिमम, 2 में भी हम इंशाल्लाह खत्म कर सकते हैं और 3 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगस्त के अंदर ये आपको 20 अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बाकी किस्मत है आपकी कि फिजिकल क्लासेस हों या ऑनलाइन हों, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। इसके नोट्स भेज दूंगा अभी, ठीक है, तो वो उससे जिसने तैयार करने हैं वो कर ले, लेकिन फिर मेरी आपको है इंस्ट्रक्शन कि एक जगह से सिर्फ ना तैयार किया करो, 2-3 जगह से देखा करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में यूजुअली मैंने बताया था पहले भी, अगर किसी ने नहीं सुना, तो इनऑर्गेनिक में कुछ टीचर्स ऐसे हैं, खासकर एक टीचर है, उनके पास अक्सर पेपर चले जाते हैं, तो उनका ये मानना है कि बच्चों ने सारों ने एक जैसा लिखा होता है। ठीक है, तो वो सारों को एक जैसा लिखा हो तो उनको लगता है कि शायद सारों ने एक ही जगह से तैयार किया हुआ है, किसी ने तरद्दुद नहीं किया इधर उधर से पढ़ने का, तो वो फिर सारों को ही कम दे देते हैं, वो किसी 1-2-4 ने जिन्होंने थोड़ा डिफरेंट लिखा होता है उनको फिर वो ज्यादा दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये मैंने जो सुनी थी उनके अपने मुंह से, वो ये वजह थी। अब बाकी वो जाने और अल्लाह जाने के क्या वजह है इसके अलावा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आपने सिर्फ एक जगह से नहीं तैयार करना। ऑलरेडी मैंने आपको जो बताया है वो मोर देन 1 जगह से होता है। ठीक है, कहीं पे बॉन्ड लेंथ नहीं लिखी, किसी जगह SP5 कैरेक्टर नहीं लिखा, 84% P कैरेक्टर नहीं लिखा, ये बातें नहीं मैंने एक्स्ट्रा ही बताई होती हैं आपको, अगर आपने अच्छे तरीके से नोट किए हैं तो ऑलरेडी ज्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी जो जहां पर आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपको मिले जो किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट मिस ना हो, जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही मास्टर्स लेवल पे पसंद किया जाता है। टेक्स्ट बुक लेवल होता है FSC तक, FSC तक जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी पे नंबर आने हैं, ये मेरी बात याद रखना। मेरे अपने एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि हम FSC में इधर उधर की गाइड्स पढ़ा करते थे और वो कहते थे कि नहीं, टेक्स्ट बुक इज एवरीथिंग फॉर यू, दैट्स इनफ, दैट्स योर सिलेबस। लेकिन टेक्स्ट बुक सिर्फ कहां तक होती है? FSC तक। BSc में कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, MSc में कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, और इससे आगे भी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। सो अब आपके पास इजाजत है कि आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना गेन कर सकते हैं, वो आपको करना है और करना भी चाहिए। ठीक है।